everyone, welcome back to ASR NCRT Decoder. I Silpi Singh welcome you all here. So, I don't want to take your time. Actually, I want to discuss only single thing that इस तरह से एनसीईआरटी आप पढ़ोगे जैसे अभी हम पढ़ाने वाले हैं लाइन बाय लाइन अच्छे से समझा करके आपको, तो ये आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में भी असर्शन रीज़न सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे। इवन दो आप अगर एंट्रेंस देना चाहते हो नीट के लिए, आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, किसी अलग यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है आपकी, तो भी ये बेनिफिशियल रहेगा, है ना। सो लेट्स हैव अ लुक। सो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, अभी हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में, बेसिक पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि हम हड़बड़ में तो हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, लेकिन फिर भी हर चीज़ को कवर अप करते हुए चलेंगे। सो एज यू आर अवेयर ह्यूमन आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑफ कोर्स जो बच्चे जन्म देते हैं, है ना। तो आप ये बहुत पहले भी पढ़ लिए होंगे, ओवीपेरस जो अंडे देते हैं, विविपेरस जो बच्चे देते हैं। एक और ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग ओविविपेरस बोलते हैं क्योंकि वो अंडे नहीं देते, इवन दो वो प्रॉपर मैच्योर बच्चे को भी जन्म नहीं देते हैं, है ना। दैट इज़ कंगारू, क्योंकि उनका वो मार्सूपियल्स हैं, उनका पाउच में ही बेबी डेवलपमेंट होता है, तो उनको विविपेरस ना बोल करके ओविपेरस बोला जाएगा। सो गॉट इट, ओविपेरस वो कंगारू वाली फैमिली, मार्सूपियल फैमिली, दैट यू श्योर नो अबाउट इट इन इवोल्यूशन चैप्टर, वहाँ पे आपके इवोल्यूशन चैप्टर में इंक्लूडेड है ये पॉइंट, है ना। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन अ ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, दैट इज गेमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन अ मेल एंड ओवम इन अ फीमेल। ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा था, आप तभी पढ़े होगे कि 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज योर प्री रिप्रोडक्टिव एज, सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव इवेंट, एंड द लास्ट वन सेंसेस्ट, है ना। तो सेंसेंट फेज में क्या होता है कि आप बूढ़े हो जाते हो, एग फॉर्मेशन नहीं होता है, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता है। स्पर्म फॉर्मेशन एक्चुअली होता है बट नॉट दैट मच मैच्योर और दैट मच स्ट्रॉन्गर, ओके। तो हम फिर रिप्रोडक्टिव फेज़ की ही सिर्फ बात करेंगे क्योंकि दिस चैप्टर इज़ ओनली फॉर द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव फेज़ में आपको मिलेगा कि अलग अलग इवेंट्स हैं, पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ओके। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट आपका फॉर्मेशन ऑफ गेमीट इन अ मेल ऑल्सो इन अ फीमेल ऑल्सो, और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ओके। तो देखिए क्या बोलता है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, दैट इज गेमिटोजेनेसिस, स्पर्म इन अ मेल, मेल में जो गेमिट्स बन रहे होते हैं उसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, एंड ओवम इन अ फीमेल, और ओवम जो बनते हैं फीमेल की बॉडी में उसको हम लोग oogenesis बोलते हैं। जेनेसिस इट मीन्स फॉर्मेशन, ओके। तो गेमीट जेनेसिस मतलब गेमीट का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का बनना, oogenesis मतलब ओवा का बनना, है ना। ट्रांसफर ऑफ अ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन, ओके। तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होना स्पर्म का क्या कहलाएगा, इंसेमिनेशन कहलाएगा। बट आफ्टर इंसेमिनेशन व्हाट द फेट ऑफ स्पर्म एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज फर्टिलाइजेशन। तो 3 चीज़ यहाँ पे है, गेमिटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, it happens in a both. Next is transfer of a sperm from male to female genital tract, and next is fusion of male and female gamete, that is fertilization, leading to formation of zygote, that is post fertilization we discussed earlier. This is followed by formation and development of blastocyst. ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कैसे बनता है, ऑब्वियस सी बात है, आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, जाइगोट के बाद जाइगोट डेवलप करते जाएंगे तो वो फिर अलग अलग शेप लेते जाएंगे, वो स्मॉल बॉल होंगे, 16 सेल, 8 सेल के, 16 सेल के, 32 सेल के, तो उनके नाम आ जाते हैं, है ना। दैट इज ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसको बोलेंगे, तो जो एम्ब्रियो है वो अपनी मम्मी के यूटेराइन वॉल में वो एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब धंस जाएगा अपनी मम्मी के यूटेरस के वॉल, इन जो आपका एंडोमेट्रियोसिस होता है उसके अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, फिर जब बच्चा मम्मी की बॉडी से अटैच हो जाएगा तो फिर वो जाइगोट जो है वो डेवलप करेगा, जिसको हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलेंगे, और उस पूरे पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जेस्टेशन पीरियड जो है ये वैरी करता है अलग अलग सबके बीच में, है ना। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बींग की, तो ह्यूमन बींग के लिए 9 मंथ होता है, और बाकी अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग
जेस्टेशन पीरियड्स होती हैं. एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी इज़ पार्चुरेशन. और बेबी की जो डिलीवरी होती है उस प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं. तो दीज आर सम डेफिनेशन, यू शुड लर्न इट. ये तो आपको वैसे पहले से भी पता होगा. यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर पुबर्टी. तो ये सारे जो इवेंट्स हैं वो कब आएगा? पुबर्टी के बाद. एंड पुबर्टी क्या थी? वो एडोलेसेंस एज है ना, जिसको हम लोग स्टॉर्म एज बोलते थे, एडोलेसेंस एज. These are remarkable different. There are remarkable differences between the reproductive event in a male and in a female. बहुत क्लियर चेंज होगा रिप्रोडक्टिव इवेंट का. मेल में अलग होता है, फीमेल में बिल्कुल डिफरेंट है ना. फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन. जबकि बूढ़े होते तक मेन की बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन चल रहा होता है. बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन अ वीमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स. और 55 माना जाता है. 45 अब तो एवरेज का काफ़ी डाउन हो गया, 45 माना जाता है. तो फीमेल बॉडी में जो है वो एग का फॉर्मेशन कम होता है, लिमिटेड होता है. अब रही बात ये कैसे, तो बेबी जो है अगर मम्मी के पेट में है ना, मतलब आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि एक साथ एक दो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हैं, एक को बेटा होने वाला है और एक को बेटी. बट वी आर नॉट नोइंग अबाउट इट, इट्स नॉट वो देख करके पता करके नहीं है, मतलब ऐसा क्या चल रहा है उनके बॉडी के अंदर. तो मेल जो है, मेल के बॉडी में अभी उनका जो सर्टोली सेल है या फिर उनके जो टेस्टिस के अंदर के सेल है, बाकी हम लोग अभी पढ़ेंगे. यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर में आपके सेल होते हैं, ठीक है. और वही सेल जो है वो गेमीट्स बनाते हैं, मतलब स्पर्म बनाते हैं. स्पर्म मदर सेल उनको बोला जाता है. तो स्पर्म मदर सेल जो है वो मैच्योर नहीं होते हैं जब लड़का जो है अपनी मम्मी के पेट के अंदर होता है. वो बाहर आएगा मम्मी के पेट के बाहर, फिर वो एडोलेसेंस एज में आएगा, फिर उसके जो स्पर्म मदर सेल हैं वो मैच्योर होने लगेंगे, फिर वो स्पर्म फॉर्मेशन करेंगे. लेकिन अगर हम सिर्फ फीमेल की बात करें तो फीमेल एक लिमिट अमाउंट ऑफ एग इन बोथ ऑफ दी ओवरी मम्मी के पेट में ही लेके रहती है. एक तरह से कहा जाए तो बच्ची जो है ना, वो अपनी नानी से बहुत कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? जब नानी माँ प्रेग्नेंट थी, मतलब नानी माँ प्रेग्नेंट थी कहने का मतलब मम्मी जो है वो पेट में थी, है ना. तो जब मम्मी पेट में थी तो उनकी एग नानी के पेट में ही डेवलप हो रखा है. तो जो नातिन हुई ना, वो अपनी नानी के पेट से ही डेवलप हो रही है, मतलब एज इन अ फॉर्म ऑफ एग. ओके, वो सिर्फ एग के फॉर्म में है. तो ऐसा बोला जाए कि जो ये दो एग्जाम्पल हम लोग लेके चल रहे थे, तो उसमें जो जिनको फीमेल होने वाला मतलब बेटी होने वाली है, तो वो बेटी जो है अपनी मम्मी के पेट में है, उसकी दोनों ओवरी मैच्योर नहीं है, लेकिन उसके अंदर एग है, प्रॉपरली एग है ना. दोनों ओवरी में एग का लिमिटेड काउंट है. फिर जब बच्ची जन्म लेगी, अब जन्म लेने के बाद फिर क्या होगा कि बच्ची जो है वो बड़ी होगी. एडोलेसेंस एज आते आते तक कुछ अमाउंट ऑफ एग जो है वो लूज़ कर जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. अब जब से पुबर्टी एज चालू हुई, मेंस्ट्रुएशन आना स्टार्ट हुआ, तो क्या होगा कि फीमेल बॉडी से एक ओवरी से एक एग रिलीज होगा, तो फर्स्ट मंथ मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है. सेकेंड ओवरी से फिर नेक्स्ट टाइम अगर एग रिलीज होता है तो सेकेंड मंथ मेंस्ट्रुएशन है. ऐसे करके जब तक उस लड़की की शादी नहीं होती है, एक एक एग का लॉस होता जाता है. और आफ्टर मैरिज मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू रहता है, बेबी प्रोड्यूस होता है. और जब आफ्टर मैरिज वो 50 ईयर्स तक पहुंच जाती है, 50 ईयर मैरिज हो ना हो, फीमेल 50 ईयर तक पहुंच जाती है, ऑन एन एवरेज माना जाता है, और फीमेल्स का अलग अलग होता है. तो वो एग की काउंट जो है वो ओवरी से ख़त्म हो जाती है. और दिस इज़ द रीज़न ओनली वाई फीमेल्स हैव अ मेनोपॉज. ओके, चलिए, तो क्या बोलता है, लेट अस एग्जामिन द मेल एंड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन. The male reproductive system. The male reproductive system is located in a pelvis region. It includes a pair of testes, दो testes होंगे, one right and one left, along with accessory ducts, glands and external genitalia. So external genitalia is penis. Okay, penis is known as like that. तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है वो सिर्फ स्पर्म को मेल बॉडी से फीमेल बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है. अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स जो हैं वो स्पर्म के साथ बाकी जितने भी वाइट लिक्विड होता है या स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना होता है, ये काम ग्लैंड्स का होता है. अगर हम बात करें सेसरी डक्ट्स की, तो दीज डक्ट्स प्रोवाइड पैसेज टू द स्पर्म. ओके, now the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. टेस्टिस जो है वो मेल बॉडी के बाहर होता है एक पाउच में, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं. अब रही बात कि पाउच बॉडी से बाहर क्यों है. रीज़न
we will learn it later. Now, the scrotum help in maintaining the lower temperature of a testis 2 to 2.5 degree C lower than normal internal body temperature. हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, और अगर वैसा नहीं हुआ तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, और टेम्परेचर कम होने के लिए करना क्या होगा, हमें बाहर रखना होगा टेस्टिस को, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से चल पाए, है ना। तो इसलिए स्क्रॉटम बाहर होता है। अब रही बात, स्क्रॉटम में चेंजेस मेल जो हैं वो यूजुअली फेस करते होंगे। गर्मी के समय में स्क्रॉटम काफ़ी लूज़ होता है, सर्दी के समय में काफ़ी कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। अब रीज़न इसका ये है, स्क्रॉटम लूज़ होगा तो टेस्टिस जो है वो मेल बॉडी से उतना दूर होगा, जितना दूर होगा तो टेम्परेचर मेंटेन करना इजी होगा। रही बात सर्दी की, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही वहाँ पे सिकुड़न होती है, ताकि फ्रिक्शन हो और फ्रिक्शन से टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके, और बॉडी के काफ़ी करीब टेस्टिस भी आ जाता है। आ गई बात समझ में। सो नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यस, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए होता है, इसलिए वहाँ बॉडी से बाहर होता है। अब रही बात, कुछ एनिमल्स हैं जिनका स्क्रॉटम बाहर नहीं होता, मतलब टेस्टिस बाहर नहीं होता, लाइक एलिफेंट। तो क्या है, तो एलिफेंट की टेस्टिस अगर बाहर नहीं है, इट मीन्स उसका स्पर्म फॉर्मेशन उसके बॉडी टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, सो इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन अ शेप, दिस इज इम्पॉर्टेंट, वट एवर द थिंग आई अंडरलाइन ना, वो आप मार्क कर लोगे। ओवल इन अ शेप with a length of about 4 to 5 सेंटीमीटर, लंबाई कैसी होगी 4 से 5 सेंटीमीटर, और width about 2 to 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर की होगी। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, टेस्टिस जो है वो एक डेंस कवरिंग के साथ कवर्ड होगा। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, हर टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स होंगे, ओके, लाइक व्हाट, if we talk about this is a testis, okay, so this is the compartment, ऐसे कर करके 2 से 250 के आसपास इनके पास कंपार्टमेंट होंगे इन ईच ऑफ द टेस्टिस। अरे ये बात समझ में। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। याद कैसे रखेंगे, टेस्टिस में लोब्स, लोब्स मतलब बैगेज है ना, छोटा छोटा सा जो कंपार्टमेंट बना होता है उसको लोब्स बोलते हैं। तो दैट इज व्हाट, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसके अंदर में आपको ये हाईली कॉइल्ड इस तरह से ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, एक या एक से दो, 2 से 3 ऐसे मिल सकते हैं। इनको क्या बोला जाता है, टेस्टिक्युलर सेमिनिफेरस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर आप गौर से देखोगे, दिस इज योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो आपको एक लाइनिंग दिखेगी, दिस इज स्पर्म मदर सेल, ये लाइनिंग जो है वो स्पर्म मदर सेल है, और उसी बीच बीच में कहीं कहीं पे छोटे छोटे से सेल हैं जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल, दैट इज नर्स सेल, है ना, वो नर्सिंग करती हैं, खाना पीना प्रोवाइड कराती हैं। नाउ हैव अ लुक, each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperm are produced, और यही ट्यूब है seminiferous tubule जिसके अंदर sperm फॉर्म करता है, in which sperm are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 type of cell. अभी जैसा हमने बताया कि अंदर से 2 तरह के सेल की लाइनिंग होगी, ठीक है, मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल, एंड सर्टोली सेल दैट इज द नर्स सेल, है ना। तो ट्यूब के अंदर से 2 तरह की सेल होंगी, उसको कवर किए रहेंगी। फर्स्ट इज मेल जर्म सेल एंड सेकेंड इज सर्टोली सेल। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, दैट वी नो, गेमेट फॉर्मेशन के लिए मियोटिक डिवीजन होता है, हाफ डिवीजन, जिसमें 46 क्रोमोसोम हमारा 23 क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाता है, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, जिसकी वजह से स्पर्म मदर सेल क्या बना देगा, स्पर्म बना देगा, ठीक है। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, जैसा हमने बताया सर्टोली सेल क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, स्पर्म को डेवलप करने में न्यूट्रिशन जो चाहिए वो कौन दे रहा है, सर्टोली सेल दे रहा है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेल। अब इंटरस्टिशियल स्पेसेस क्या है, ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं ट्यूब, ये दोनों पाइप के बीच में जहाँ जहाँ पे खाली जगह देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ओके।
कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, अब इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगे एंड इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल। यहीं पे क्या होगा, ये खाली कंपार्टमेंट, इस तरह से अगर पाइप है तो जो खाली कंपार्टमेंट है वहाँ पे ब्लड वेसल और छोटे छोटे सेल होंगे, जिन सेल को बोला जाएगा इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल स्पेस है और उस स्पेस में जो सेल होंगे तो उनका नाम भी क्या होगा, इंटरस्टिशियल सेल। ओके, जिनको एक और नाम से जाना जाता है लिडिक सेल। लिडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, और यही लिडिक सेल जो है वो क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पोनेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट, और यहीं पे इसी खाली जगह में कुछ आपके इम्यून डेवलप करने के लिए भी सेल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, so for today this is all enough. From next video we will continue it from here. Okay, thank you everyone.